तालाब कहाँ गए थे? तालाब शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बनाता बनाता एकदम लग गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, अमी जी इधर ही था। इधर कहाँ? वो मैं आदल के पास था। तुम तो मालूम घर गए थे। तालाब एकदम हैरानी से घूमकर अपनी अमी को देखने लगा। तालाब की अमी मिसेस सुल्तान तालाब की हरकतों से वाकिफ थी, इसलिए तालाब को मानू के घर जाने से हमेशा रोकती थी और तालाब भी हर बार घर वालों से चोरी ही इस तरफ जाता था, मगर हर बार की तरह इस बार भी खबर पहुंच चुकी थी। तुम सुबह से मानू घर थे। तालाब की रंगी माली फैज नजरों से तालाब को देख रही है। नहीं रमी, आप आदल से पूछ ले तो उस पे बस करो, वो भी तुम्हारा ही दोस्त है, तुम्हारे खिलाफ कुछ बताने वाला नहीं। मिसेस सुल्तान तालाब की बात करते हुए बोली, अमीर आपको कोई गलत खबर देता है, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तालाब, तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूं कि अमल की जान छोड़ दो, इस नए रिश्ते की इस खानदान में कोई जगह नहीं है। जगह अभी बन ही जाएगी। अमीर आफर कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस वक्त से डर जाओ जब तुम्हारी इस आशक माशूकी की खबर तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगी। अमीर आप है ना मेरी मदद के लिए? तालाब ने हंसते हुए माहौल को नर्म बनाने की कोशिश की। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद भी ये सब नहीं चाहती। अच्छा छोड़े अमीर इन बातों को, आप ये बताएं कि ये मीठे चावल किस लिए तैयार हो रहे हैं? सब ठीक तो है। तालाब सहन में रखी कुर्सी पर बैठकर चावल खाने लगा। एक दफा ही तो नज़र होकर खा लो जितने खाने हैं, बार बार नहीं मिलने वाले। अरे अमीर आप जानती तो है मैं ऐसे ही खाता हूं। वैसे ये है किस खुशी में हुसून बरकत की खातर घर में माजिदा पढ़ाना है। तालाब मुंह में चावलों का नवाला रखते रखते रख गया। कौन सा माजिदा, कैसा माजिदा? तालाब से थोड़े ही फासले पर मौजूद तालाब की छोटी बहन मुस्कुराती हुई बोली, भाई वो एक वाक़या लिखा होता है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का, जिसको माजिदा कहते हैं। अच्छा तो वो वाक़या पढ़ने से माजिदा यहाँ भी होगा? अरे नहीं भाई, नेले की औरतें सब हमारे घर आएगी, इनमें से एक औरत वो वाक़या पढ़ेगी और बाकी सब खामोशी से सुनेगी, और उसके बाद ये चावल हम इन सब को खिला देंगे। तालाब की बहन तालाब को समझाने के अंदाज में बोली थी, नहीं इस सब से क्या यहाँ भी कोई माजिदा होगा? क्या? तालाब तंजिया अंदाज में बोला, अरे नहीं बेटा तालाब, वो माजिदा तो हजरत अली के जमाने में हुआ था, अब तो सिर्फ इस वाक़ये को हुस्न बरकत के लिए पढ़ा जाता है। मतलब कुछ भी अमीर जी, भला इस वाक़ये को पढ़ने से क्या बरकत हासिल हो सकती है? बेटा तुम्हें नहीं पता, छोड़ो तुम। मिसेस सुल्तान तालाब के फजूल सवालात से तंग आकर बोली, नहीं अमीर जी, कोई लाजक नाम की भी चीज होती है। आखिर वो वाक़या पढ़ने से हमारे घर पर किसी खास फरिश्ते की ड्यूटी लग जाएगी, क्या जो घर पर बरकतों का नज़ूल करता रहेगा। ऐसा ही समझ लो तालाब, ऐसा कैसे समझ लो जो मुमकिन ही नहीं है। अमीर जी, आखिर आप इतनी तौन परस्त कैसे हो सकती है? इसमें तौन परस्ती वाली क्या बात है? तौन परस्ती नहीं तो और क्या है? अमीर जी, एक सुना सुनाया वाक़या जिसके मुताबिक ये भी कंफर्म नहीं कि ये सही भी है या मन धड़, इसको इस तरह पढ़ने से भला कैसे बरकत हासिल हो सकती है? क्या ये वाक़या करानी आयात से ज्यादा मकबक है? और रही बात फरिश्ते की, तो ऐसे बहुत से वाक़ात हमें मिलते हैं जब खुद असहाब रसूल के घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई। क्या इनको नहीं पता चला कि इस वाक़ये को पढ़ने से एक फरिश्ता आपके घर पर मामूर हो जाता है? मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं। तालाब मुस्कुराते हुए बोला, अमीर जी अगर इस वाक़ये को पढ़ने से इतनी ही बरकत हासिल होती है तो फिर ये वाक़या तो हमारे वज़ीर आज़म को रोजाना पढ़ना चाहिए, ताकि एक बड़ा सा फरिश्ता इस मुल्क पर मामूर हो जाए और मुल्क पर बरकतों रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाए। हमने अपने बड़ों को यही करते देखा है। क्या वो सब जाहिल थे? तुम ही वो वाहिद इंसान हो जैसे ये सब पता चला है। अमीर जी मत भूलें कि अगर हम अपने बड़ों के पीछे ही चलते तो आज हम हिंदू होते, क्योंकि बरसवीर में इस्लाम 712 में मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। इससे पहले यहाँ सब हिंदू थे और हमारे रजदाद भी इनमें से ही एक थे। ये तो भला हो मोहम्मद बिन कासिम का जिसने आकर हमारे रजदाद को मुसलमान क्या सोचे। अगर हमारे रजदाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम को भी ये कहकर झटला देते कि हमारे बड़े क्या जाहिल थे जो हिंदू थे, तो क्या आज मुसलमान होते? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे रजदाद ने अपने बड़ों के तरीके को छोड़कर हक का साथ दिया था और हमें भी हक का ही साथ देना चाहिए, ना कर बड़ों की अंधाधुंध पैरवी करनी चाहिए। अब मेरा खुदाया, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मिसेस सुल्तान सर पकड़कर बैठ गई। क्या ये सब मौलवी और अम्मा और पढ़े लिखे लोग सब जाहिल हैं? चार जमातें क्या पढ़ ली, खुद को बहुत बड़ा आलम फाजिल समझ लिया। मुझे एक बात बताएं, क्या आप के पास हिंदू को ये बात समझा सकते हैं कि गाय के पेशाब में किसी बीमारी का इलाज नहीं, जिसको वक्त पे हरगिज़ नहीं, जिसको ये बात कभी समझ नहीं आ सकती, बेशक वो 2 दफा PhD कर ले, क्योंकि ये इसका नजरिया और अकीदा बन चुका है।
तनाव तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। जाओ कोई अपना काम करो, अच्छा अनी, फिर मानून की तरफ चले जाओ। तनाव शरारती अंदाज में बोला, खबरदार जो इधर गए तो। मिसेस सुल्तान को वसे में देखकर तनाव हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। सुबह के 9 बजे अमल दरवाजा नॉक कर रही है। हमेशा की तरह अमल सुबह 6 बजे उठकर घर के जरूरी काम निपटाने के बाद नाश्ता देकर मानू के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। नाश्ता करने 9 बज चुके हैं। अमल दरवाजा नॉक करते हुए बोली। दरवाजे के बार बार खटकने से तंग आकर सदरा कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, तुमने अपने मामूल के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं ना? अमल ने नाश्ता की तरह पकड़ाई। जी ममानी, मैं अभी कर देती हूँ। अभी करने हैं? 9 बज चुके हैं और तुम अभी तक कपड़े ही इस्त्री नहीं कर सकी। वो ने नाश्ता बना रही थी। नाश्ता 2 लोगों का बनाना था, 15 लोगों का नहीं। जो तुम कुछ फर्क नहीं कर पाई, क्या हो गया है? मैं नाश्ते के बाद कर देती हूँ। सुबह कितना काम होता है? हाँ मुझे पता है। कितने काम करती हो तुम? और नाश्ता बाद में भी हो जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली। जाओ पहले कपड़े इस्त्री करो। सदरा ने रस्से से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अमल कुछ देर वही खामोश खड़ी रही और फिर आहिस्ती से चलती हुई अलमारी की तरफ जाने लगी। अमल 21 साल की एक मासूम लड़की है जो दिन का अक्सर हिस्सा खामोश रहकर गुजार देती है। अमल दिन में जो चंद जुमले बोलती है वो भी सिर्फ अपनी खाला के बेटे तराब के साथ, क्योंकि तराब ही वो वाहिद था जो शायद किसी न किसी हद तक अमल के इस रवैये से वाकिफ था। अमल और तराब के मामले सलमान के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामन सलमान अमल को बचपन में ही बेटी बनाकर अपने घर ले आए। शुरू में अमल को बच्चों की ही तरह लाड प्यार से रखा गया, मगर आखिर कब तक? अब माँ का प्यार तो सिर्फ वही औरत दे सकती है ना जिसने पैदा किया। वही हवा जो अमल जैसी लड़कियों के साथ होता है। सलमान साहब की बीवी ने अमल को नौकरानी बना लिया। कुछ देर बाद सलमान की बीवी का इंतकाल हुआ तो सलमान ने दूसरी शादी सदरा से कर ली, जिसमें से बच्चे भी पैदा हुए। इसके बाद तो दिन बदन अमल की जिंदगी जहनम बनती गई। आली तालीम के नाम पर सलमान की पहली बीवी ने अमल को एक मदरसा में दाखिल करवाया था, मगर दूसरी बीवी सदरा ने अमल का मदरसे जाना भी बंद करवा दिया था। इस पुरतशब्बत माहौल में अमल तकरीबन जनी मरीज बन चुकी थी। वहशतनाक खामोशी, एहसास कमतरी। बेरौनक अमल कपड़े इस्त्री करती करती एकदम से चकरा कर जमीन पर गिरी और निम बेहोशी की हालत में चली गई, मगर वहां इसको पकड़ने वाला कोई नहीं था। अमल का कमजोरी से यूं बेहोश हो जाना नया तो था। डॉक्टर साहबा, आपसे कुछ बात करनी थी अगर आप फ्री हैं। यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस के अंदर बैठी डॉक्टर मुशाल के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा यूनिवर्सिटी लेक्चरर यासर अंदर आने की इजाजत मांगते हुए बोला, जी आ जाए सर, मेरा लेक्चर फ्री ही है। डॉक्टर मुशाल ने एक नजर किताब से उठाकर यासर को देखा और फिर अंदर बुला लिया था। मुशाल पीएचडी के साथ साथ यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर फराइज भी सरअंजाम दे रही है। पीएचडी के आखिरी साल की तलबा होने की वजह से यूनिवर्सिटी में मुशाल को डॉक्टर मुशाल के नाम से ही पुकारा जाता है और यासर भी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर और मुशाल का किसी हद तक दोस्त भी। अच्छा बेडीन, वो आपकी तहरीक का क्या बना, वो जो ख्वातीन के हुकूक के लिए आपने चला रखी है? यासर मुशाल के ऑफिस में रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मुशाल ने लंबा सांस लिया। क्या बताओ यासर, इस वरान माशरे ने औरत को इस कदर कैदी बना रखा है कि औरतें अपने हुकूक के लिए मेरा साथ देना तो दूर, वो तो इस चीज को भी मानने से इनकारी है कि इस माशरे ने इनको वरान बनाया हुआ है। मेरे पास आपके लिए एक लड़की का केस है, इसी यूनिवर्सिटी की है। यासर ने एक नजर बाहरी दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ती से बोला, क्या वाकई ही यासर? मुशाल हैरानी से यासर को देखने लगी। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एहसान साहब है ना, वो जिसने दाढ़ी रखी हुई है। मुशाल की आंखों के सामने फौरी एहसान साहब की तस्वीर आ चुकी थी। हाँ वही डॉक्टर साहब, मामला क्या है? मुशाल की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है और इस लड़की के पास काफी मुस्तंद सबूत भी है। तवाक़ा के ऐन मुताबिक ये मौलवी रज़न। ब्लैकमेलिंग का सुनते ही मुशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे पता है ये केस आपकी तहरीक में जान डाल सकता है, मगर डॉक्टर साहब यकीनन इस मानी फैज मुस्कुराहट की वजह कुछ और होगी। यासर की बात सुनकर मुशाल हल्का सा मुस्कुराई और फिर कुर्सी से टेक लगाकर लंबा सांस लेने लगी। यासर सही कह रहे हो, ये केस एक केस से दो शिकार करने के मुताबिक है। एक तो औरतों के हुकूक की तहरीक मजीद तेज होगी और दूसरा मौलवी अज़म और बुलैर को भी मसरूम की। डॉक्टर साहबा, आप मुसलमान होते हुए और फिर इस्लामी मुल्क में रहते हुए किस तरह मौलवियों पर चढ़ाई करेंगे? ताकि मुसलमान, तुम तो जानते हो यासर में रबी पैगंबर का नाम नहाद मजहब छोड़ चुकी हो। मेरे ख्याल से तो आप सिर्फ एक मुसलमान लबरल औरत थी जो औरतों के हुकूक के लिए कुछ करना चाहती थी।
اسلام چھوڑنے والی بات کچھ ہضم نہیں ہوئی، یہ اصل حقیقت میں نہ تو کسی خدا کا وجود ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کا۔ یہ مذہب اور دین صرف مولوی کے ذہن کی ایجاد ہے جو اس نے اس معاشرے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایجاد کیا۔ پھر بھی محترمہ، یہ اسلامی ملک ہے اور آپ یہاں کھل کر اس سے پہلے کہ یاسر اپنی بات مکمل کرتا، مشال یاسر کی بات کرتے ہوئے بولی، کہا کا اسلامی ملک یاسر، کیا اس دھرتی کا مذہب اسلام تھا؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک عربی بدماش بن قاسم نے یہاں آ کر وہ مال بچائی اور اسلام کو لوگوں پر تھوپ دیا، ورنہ یہاں کے لوگوں کا اصل مذہب تو ہندو ازم اور بدھ مت تھا۔ ہاں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ بن قاسم تو ایک حملہ آور ہی تھا، صرف حملہ آور نہیں، ایک گنڈا جس نے اس علاقے پر جنگ مسلط کی اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ عربی مذہب کو قبول کرے۔ شہید ایسا ہی ہوا تھا۔ یاسر نے سر جھکاتے ہوئے مشال کی ہاں میں ہم ملا دی۔ اچھا۔ مشال نے لمبا سانس لیا۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ تم اس لڑکی کا بتا رہے تھے، اس لڑکی سب کوئی ملاقات کروا سکتے ہو، وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ میں کوشش کر سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے آئیڈیا ہے کہ ڈری ہوئی تو ہوگی۔ ایکسکیوز می مشال، مجھے ایک کال آ رہی ہے، میں کرتا ہوں کوشش پھر سے ملاقات۔ یاسر کرسی سے اٹھ کر جاتے ہوئے بولا،